मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या आपका पोर्टफोलियो एक कंसंट्रेशन रिस्क को एक्सपोजर ले रहा है? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर है? यह आपके लिए कितनी बड़ी जोखिम या आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। एक सज्जन मेरे पास आए और उनका कहना यह था कि सर, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है आज तक वो खाली म्यूचुअल फंड के अंदर है और कल को अगर म्यूचुअल फंड नीचे आ जाते हैं, कल को अगर म्यूचुअल फंड को कुछ हो जाता है तो मेरे लिए तो ये काफी बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ी रिस्क हो सकती है। तो इसलिए मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी है, मुझे म्यूचुअल फंड से बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, बात तो सही है, इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि एक ही जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, इसका पूरा एनालिसिस आज की वीडियो में करते हैं और हम एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का डिटेल एक्सरे समझने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर क्या क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे और इसके बलबूते पे हम ये समझेंगे कि आपको कितनी बड़ी कंसंट्रेशन रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर है और क्या आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्टेड हो तो दूसरी जगह पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए या फिर आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, शुरू में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या स्कीम के टाइप्स होते हैं। शायद आपको ये पता ही होगा, लेकिन एक ब्रशअप हम लोग कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी प्रकार की स्कीम्स होती है, हाइब्रिड टाइप की स्कीम्स होती है, डेट फंड्स भी होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं और कुछ अदर फंड्स होते हैं। ये सेबी ने कैटेगराइज किए हुए फंड्स है। लेकिन दोस्तों, इस हर कैटेगरी के अंदर में और काफी सारी सब कैटेगरीज भी है। जैसे इक्विटी फंड्स के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फोकस फंड, वैल्यू फंड, ऐसी कई सारी कैटेगरीज है। डेट फंड के अंदर भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड, मीडियम टर्म फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, ऐसी काफी सारी कैटेगरीज है। उसी तरह से हाइब्रिड फंड के अंदर भी काफी सारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती है। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी सेविंग्स फंड, डायनामिक एसेट अलोकेशन फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर मल्टी एसेट अलोकेशन फंड, ऐसी काफी सारी कैटेगरीज होती है। दोस्तों, उसी तरह से सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड या फिर अदर फंड्स में भी काफी सारी कैटेगरीज होती है। उसमें कुछ गोल्ड के फंड्स आ सकते हैं, थीमेटिक फंड्स में या सेक्टरल फंड में सेक्टर वाइज फंड्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड का लैंडस्केप है ये काफी फैला हुआ लैंडस्केप है, लेकिन लैंडस्केप से हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कहां पर हो रही है। मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक एक्चुअल पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं और पोर्टफोलियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हो तो ये 10 लाख रुपया आपका कहां कहां इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, समझते हैं म्यूचुअल फंड के इस पोर्टफोलियो को। तो दोस्तों, हमारा ये जो पोर्टफोलियो है ये 4 फंड से बना हुआ है। इस फंड के अंदर ये जो 4 स्कीम्स है, इसमें से पहली स्कीम है जहां पे आपका 30% निवेश हो रहा है। उसमें से पहले फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें आपके पैसों में से 30% पैसा अलोकेट हुआ है। दूसरा फंड है पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें से अगेन 30% पैसा आपका जा रहा है। चौथा फंड है इन्वेस्को इंडिया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें आपके पैसों में से 25% पैसा जा रहा है। और आखिरी का फंड है यूटीआई मल्टी एसेट अलोकेशन फंड, जिसमें 15% ऑफ अमाउंट आपकी जा रही है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको 10 लाख के निवेश में स्प्लिट करूं, पहले फंड में 3 लाख, दूसरे फंड में 3 लाख, तीसरे फंड में 2.5 लाख और चौथे फंड में आपका 1.5 लाख रुपया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर जो पोर्टफोलियो मैंने दिया है ये खाली एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ये कोई आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। मैं ये पोर्टफोलियो में आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूं। ये पोर्टफोलियो खाली एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है और इसमें अलग अलग तरह के फंड्स आए, ये कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आइए, ये 4 फंड में अगर आपका निवेश होता है तो आपका निवेश एक्चुअली कहां पर हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने जो टेबल आपको दिख रहा है, तो उस टेबल में आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो पैसा है
वो 323 अलग अलग जगह पर निवेश हो रहा है, 323 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा जा रहा है, और ये 10 लाख रुपए आपका 323 प्लेसेस में इन्वेस्ट हो रहा है। उसमें अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो इक्विटी एसेट क्लास में आपका जो पैसा जा रहा है वो 82% पैसा जा रहा है, करीब करीब 275 अलग अलग स्टॉक्स में जा रहा है। और उसके अलावा आपकी जो अमाउंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या डेट फंड में जा रही है वो अमाउंट है करीब करीब 4.49%, जिसमें आपके 9 इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा आपका पैसा जा रहा है इंडियन म्यूचुअल फंड्स में। इंडियन म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड इंटर्न कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड रिलेटेड फंड हो, गोल्ड फंड ऑफ फंड हो, तो इसमें से आपका पैसा गोल्ड और सिल्वर में भी जा रहा है। तो इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा करीब करीब 3.79% जा रहा है। उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करीब करीब 2%, अलग अलग 12 इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा जा रहा है। एनसीडीज में आपका करीब करीब आधा टक्का पैसा जा रहा है, जहां पे आपका 7 अलग अलग एनसीडीज में पैसा डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखते हो तो इवन आपका पैसा रियल एस्टेट में भी जा रहा है आरईआईटीज के थ्रू। तो आरईआईटीज वाले इंस्ट्रूमेंट में, जिसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कहते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आरईआईटी के अंदर आपका जो पैसा जा रहा है वो है करीब करीब 0.5%, और इसके थ्रू आप अलग अलग 3 आरईआईटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर आपका पैसा ये 4 स्कीम्स में जा रहा है। तो दोस्तों आपको अभी समझ में आया होगा कि अगर आप सिर्फ 4 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में जा रहा है, और इस एसेट क्लासेस के थ्रू आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिल रहा है, आपको बॉन्ड का भी एक्सपोजर मिल रहा है, आपको गोल्ड या कमोडिटी का भी एक्सपोजर मिल रहा है, आपको रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो कोई एक जगह आपका पैसा नहीं जाता है, आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से काफी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन हम करते हैं और इक्विटी के अंदर, बॉन्ड के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका जो पैसा इक्विटी के अंदर जा रहा है, जहां पर आपका 82% मतलब करीब करीब 8,20,000 रुपया जा रहा था, वो पैसा आपका कहां कहां पर डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों अभी जो इक्विटी के अंदर मतलब स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा जा रहा है वो अलग अलग इक्विटी सेक्टर्स में भी डिवाइड होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी या सॉफ्टवेयर सेक्टर, एविएशन सेक्टर या फिर कैपिटल गुड्स सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा जाता है। जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, आपका पैसा बैंक में सबसे ज्यादा जो जा रहा है वो एचडीएफसी बैंक में जा रहा है, जहां पर आपका निवेश करीब करीब 2.2% यानी 22,000 के करीब करीब आपके 10 लाख रुपए में से हो रहा है। उसके बाद में आता है आईसीआईसीआई बैंक में होने वाला निवेश, जहां पर आपका करीब करीब 1.5% पैसा जा रहा है, मतलब आपकी टोटल रकम में से 15,000 रुपए आपका आईसीआईसीआई बैंक में निवेश हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। दोस्तों इसी तरह से अलग अलग स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है, और ये संख्या जो है ये 275 स्टॉक्स की है। इसका मतलब आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कंपनियों में जा रहा है, और अलग अलग कंपनियों में जब ये इन्वेस्ट हो रहा है तब ये अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये टेबल की अगर हम बात करते हैं 275 में से मैंने खाली यहाँ पर 20 स्टॉक्स या 20 टॉप होल्डिंग्स आपको बताए हैं, जिसका आखिरी का 20वां जो नंबर आता है वो नंबर आता है सोलर इंडस्ट्रीज का, जिसमें खाली 0.9% पैसा आपका जा रहा है। इसका मतलब करीब करीब 9,000 रुपया इसके अंदर जा रहा है। सोचिए आप इसके आगे करीब करीब 255 स्टॉक्स बाकी है, 255 स्टॉक्स में आपका बाकी का पैसा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका आखिरी वाला जो स्टॉक है उसके अंदर खाली आपका 200-500 रुपए का निवेश हो। तो ये निवेश वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई एक सेक्टर के अंदर नहीं है, कोई एक स्टॉक के अंदर नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मार्केट गिरता है तो हर सेक्टर नहीं गिरेगा। कुछ एक सेक्टर हो सकते हैं जब मार्केट गिरता है तो ज्यादा गिरते हैं, कुछ एक सेक्टर्स थोड़े गिरते हैं। इसकी वजह से भी ये डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द सेक्टर किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो कहां पर निवेश कर रहे हैं ये भी देखते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू आपका जो निवेश हो रहा था वो करीब करीब 4.5% का निवेश हो रहा था अक्रॉस डिफरेंट 9 इंस्ट्रूमेंट्स।
तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है नाबार्ड का कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो नाबार्ड के बॉन्ड में आपका करीब करीब 0.94% मतलब 9,400 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में भी आपका कुछ पैसा जा रहा है, जिसका परसेंटेज है करीब करीब 0.78% मतलब आपका 7,800 रुपए के करीब उसमें भी जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से आपका पैसा अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो जियो के बॉन्ड्स है, नाबार्ड के बॉन्ड्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज के बॉन्ड्स है, एचडीएफसी बैंक के बॉन्ड्स है, सिडबी के बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड की जो जोखिम होती है, जहां पर डिफॉल्ट की एक रिस्क बनती है, वो डिफॉल्ट की रिस्क कम करने के हिसाब से इसका डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें से अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपके निवेश के ऊपर जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट एकदम ही छोटा हो। हालांकि ये बॉन्ड्स भी जब चूज किए जाते हैं, ये बॉन्ड भी जब चुने जाते हैं, तब वो वेल रिसर्च करके चुने जाते हैं। इसके अंदर जब निवेश किया जाता है तब उसकी क्रेडिट रेटिंग देख के ही निवेश किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग के अलावा इसमें निवेश नहीं किया जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो नाम आपको बॉन्ड्स के दिख रहे हैं वो काफी अच्छे अच्छे नाम हैं, जिनकी डिफॉल्ट की संभावनाएं हैं वो काफी कम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की इक्विटी एसेट क्लास की, हमने बात की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, मतलब जहां पर आपका पैसा डेट के अंदर जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपका पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी जाता है, आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स में भी जाता है, आपका पैसा गोल्ड में भी जाता है। तो सिर्फ 4 स्कीम के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपका पैसा इतनी सारी जगह पर जाता है। तो जो सज्जन मेरे पास आए थे, उन सज्जन को मैंने जब ये बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो का एक्सरे कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर आपका पैसा काफी सारी जगह पर डाइवर्सिफाई होता है। इसकी वजह से जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बोलते हैं, जो खाली म्यूचुअल फंड तो एक नाम है, म्यूचुअल फंड के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खाली पैसा आपका एक जगह पर नहीं जाता है, काफी सारी जगह पर आपका पैसा निवेश होता है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड में कोई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपके लिए नहीं है। हाँ, हालांकि आपको म्यूचुअल फंड के अलावा बाकी जगह निवेश करने के कुछ और कारण हो सकते हैं। मैं कहीं पर यह नहीं कह रहा हूं कि आपने आपका पैसा पूरा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, अगर आपके पास में दूसरे कोई कारण है तो। लेकिन अगर आपके पास में खाली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वाला एक ही कारण है, तो डेफिनेटली आपने अगर आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होती है। अगर आप एक ढंग का पोर्टफोलियो यहां पर बनाते हो, अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स के अंदर उसे अच्छी तरह से बैलेंस करते हो, आपका एसेट अलोकेशन अगर आप अच्छी तरह से करते हो, तो यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होगी। तो म्यूचुअल फंड के अलावा अगर दूसरी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या कारण हो सकते हैं दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के? तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेकर, अभी मैं थोड़ी उल्टी बात कर रहा हूं, जी हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेकर अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं तो हो सकता है कि आप एक स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओ, जहां पर 12 से 15 स्टॉक्स हो और आप वहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहो। ये भी हो सकता है कि आपको एक कोई अच्छा बॉन्ड मिले जिसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं और आप थोड़ी सी ज्यादा रिस्क वहां पर लेने के लिए तैयार हो। उसका क्रेडिट रेटिंग शायद थोड़ा कम है, लेकिन आप वो रिस्क लेना चाह रहे हो और शायद वो बॉन्ड आपको 11% रिटर्न्स देके जा रहा है। तो ऐसी जगह पर आप एक सोचा समझा डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम म्यूचुअल फंड कर सकते हो। दोस्तों आप REIT भी खरीद सकते हो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू, आप गोल्ड ETF भी खरीद सकते हो डायरेक्टली आपके डीमैट के थ्रू। लेकिन बिलीव मी, ये सब चीजें मैनेज करना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। ये मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, जबकि आप आपके काम में व्यस्त हो। तो आपके लिए यहाँ पर जो 2 लेयर वाली एक सिस्टम बनी है, जहां पर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुनता है, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स चुनता है, और आपका इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी आपके लिए अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स चुनता है। तो आपके लिए 2 लेयर सिस्टम काम करती है, और उस 2 लेयर सिस्टम की वजह से आपका पोर्टफोलियो में एक ऑप्टिमम एसेट अलोकेशन होता है, एक ऑप्टिमम बैलेंस बनता है, और हो सकता है उस वजह से आपके लिए एक अच्छा निवेश उसमें से बने। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं होती है, अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो तो।
दोस्तों, अगर आपका कोई करीबी है, आपका कोई दोस्त है जिसको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कंसंट्रेशन रिस्क वो ले रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होती है, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट ही वेल डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों, इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे नए वीडियो में जल्द ही। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.